Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic process of sales force performance evaluating and controlling. यानी कि अगर सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को हमें प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना हो, उसे कंट्रोल करना हो, तो इसके लिए हमें किस पर्टिकुलर प्रोसेस को फोकस करना होता है, क्या क्या स्टेप्स हमें फोकस करने होते हैं, इन्हें हम कवर अप करेंगे। सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव को उसके रिजल्ट्स से कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेल्स फोर्स को इवेल्युएट करना होता है कि हर सेल्स फोर्स के रेफरेंस में टारगेट्स को सेट किया जाता है, कितना प्रॉपर्ली वो उन टारगेट्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और किस तरीके से उसको उन टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए, एंश्योर करने के लिए हमें सेल्स फोर्स इवेल्युएशन की हेल्प लेनी होती है। इस इवेल्युएशन प्रोसेस के रेफरेंस में एक प्रॉपर मॉडल को डिफाइन किया गया है, वो मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अंडर दिस मॉडल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड स्टेप इज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, एंड द लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। तो इन चार स्टेप्स के बेसिस पर सेल्स फोर्स की इवेल्युएशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, दैट इज द एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। एज इवेल्युएशन implies the setting of standards of performance along certain lines that are believed to be important for sales success. The control process is based upon the collection of information on performance so that actual results can be compared against those standards. तो इवेल्युएशन का मतलब क्या है? हमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करना है सर्टेन लाइंस के अकॉर्डिंग, जो सेल्स की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो इवेल्युएट करेंगे तो किन्हीं ना किन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही तो इवेल्युएशन हो सकता है। तो इवेल्युएशन में सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करना होता है अलोंग सर्टेन लाइंस, क्योंकि जो कंट्रोल प्रोसेस है उस कंट्रोल प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कलेक्ट करना होता है जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। यानी कि सेल्स फोर्स के द्वारा जो परफॉर्मेंस दी जा रही है मार्केट में, उसके बेसिस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और फिर जो एक्चुअल रिजल्ट्स है इनको हम इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं, तभी इवेल्युएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। जब हम सेल्स टीम की बात करते हैं एज अ होल, तो सेल्स बजट एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जा सकता है। द सेल्स बजट विल बी द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड। यानी कि ये वो सेल्स फोर्स का बजट होता है जिसके अराउंड हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं एज अ होल। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो सेल्स बजट का स्टैंडर्ड है, ये सेल्स मैनेजमेंट को इवेल्युएट करने में भी यूज किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल सेल्स पीपल है इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी हम इस सेल्स बजट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सेल्स पीपल है उनको एक सेल्स कोटा प्रोवाइड किया जाता है जो सेल्स के प्राइम स्टैंडर्ड को सेट करता है। जो हर एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है उसको सेल्स कोटा डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पर ही तो बजट डेवलप किया गया है। तो इस तरह से बजट के बेसिस पर हम कंप्लीट सेल्स मैनेजमेंट और हर एक सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने का फायदा क्या होता है? जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक तरीके से इंडिविजुअल सेल्समैन की परफॉर्मेंस को एसेस और कंपेयर करने का एक फेयर मेथड डिफाइन करते हैं। सिंपल वे में जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के द्वारा सेल्स लेवल अचीव किया जाता है उसके बेसिस पर हम इनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं।
लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उन पर्टिकुलर टेरिटरीज को भी ध्यान में रखना होता है, कंसीडर करना होता है, जिसके बेसिस पर इनको अचीव किया जा रहा है। क्योंकि टेरिटरीज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं, जो सेल्स पोटेंशियल है उनमें डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं, जो वर्कलोड है उनकी जो डिग्री है वर्कलोड की वो भी वेरी कर सकती है। तो इन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग भी हमें सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल बेसिस पर ही इवेल्युएट करना चाहिए। दैट इज क्लियर। ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड्स को सेट करने की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज द गैदरिंग और रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि अब आपको क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उसको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन हैं उनके द्वारा डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, जिसके बेसिस पर इवैल्यूएशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। क्या करते हैं ये सेल्स पर्सन्स, जो भी प्रोडक्ट ब्रांड या कस्टमर्स के रिगार्डिंग सेल को अचीव किया गया है इनके द्वारा, उसका प्रॉपर डेटा ये हेड ऑफिस को अवेलेबल कराते हैं। ये क्या होती है, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डेली हो सकती हैं या वीकली बेसिस पर हो सकती हैं। और जिन कस्टमर्स को इन्होंने कॉल किया है उनके नेम के साथ में ये रिपोर्ट्स अवेलेबल कराई जाती हैं। और उस दौरान उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की या जो अपॉर्चुनिटीज इनके सामने आई और जो खर्चे इनके द्वारा इनकर्ड किए गए, इनके साथ में एक प्रॉपर रिपोर्ट हेड ऑफिस को इनके द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, तो हेड ऑफिस के पास हर एक सेल्स पर्सन के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है इस तरह से। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेल्स मैनेजमेंट के दौरान या सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा फील्ड विजिट के टाइम पर सप्लीमेंट की जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराती हैं कि किस तरीके से जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर्स के सामने परफॉर्म करता है। तो ये तो हुई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में ये भी उन्हें पता चल जाता है कि जो सेल्स पर्सन है वो अपनी सेल्स के दौरान किस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वर्किंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स क्या है। और फिर इसके साथ साथ मोर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को सेल्स पर्सन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन खुद के भी एफर्ट्स करती है और सेल्समैन के बेसिस पर भी डिफरेंट टाइप की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं ये भी इवैल्यूएशन के लिए एक रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे पास्ट सेल्स लेवल के क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, कितनी कॉल्स को अचीव किया गया है, एक्सपेंस लेवल क्या है। इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरीके से कंपैरिजन के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं और उन पर्टिकुलर ट्रेंड्स को इंडिकेट करते हैं जिनको इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो कंपनी रिकॉर्ड्स भी इस डायरेक्शन में एक प्रॉपर हेल्प करते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब यहां इस स्टेप में आपको इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, कंपेयर करोगे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में। स्टेप नंबर 1 में आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, अब उन स्टैंडर्ड्स को आपको स्टेप नंबर 2 में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट हुआ है उससे इसको कंपेयर करना है। ये एक तरीके का मैकेनिकल कंपैरिजन है। जब हम सेल्स पर्सन
को इवेल्युएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, तो हमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के साथ में क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखते हुए इस इवेल्युएशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। और जब हम सेल्स पर्सोनल्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं तो इसमें हमें एक जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ में मार्केट फैक्टर्स और कंडीशंस की भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि इनको भी ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं। यानी कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन्हें हम डिफरेंट मार्केट फैक्टर्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अब ऑन द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज द टेकिंग एक्शंस। अब यहां एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर किया जाता है तो उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव जजमेंट है उसके बेसिस पर इनको टेम्पर्ड और एडजस्ट किया जाता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी नीडेड एक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर जो परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड्स हैं दोनों प्रॉपरली एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो डिसीजन क्या होगा? नो एक्शन नीडेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? एडजस्ट परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स, thus इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब आपको परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में एडजस्ट करना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की डिग्री है उसको इंक्रीज करना होगा। यानी कि ये वो केस है जहां जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ जाती है तो उस केस में आपको ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की डिग्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला ऑल्टरनेटिव। दूसरा क्या है? रिवाइज द पॉलिसी एंड प्लान और स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन टू फिट बेटर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अगर प्रॉपरली अचीव नहीं किया गया है तो उस केस में आपको अपनी पॉलिसी को प्रॉपरली रिवाइज करना है, अपने प्लान को रिवाइज करना है, या फिर जो स्ट्रेटजीज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जिनका यूज किया गया है उन स्ट्रेटजीज को आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आप अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बेटर फिट को फोकस कर पाएं। और थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है इस रेफरेंस में? लोअर और रेज द ऑब्जेक्टिव्स और द स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया used in measuring their degree of attainment to make them more realistic। यानी कि जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग या तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को लो करना है या फिर उसको रेज करना है, या फिर जो स्टैंडर्ड्स है, क्राइटेरिया है जिनको आप डिग्री ऑफ अटेनमेंट को मेजर करने में यूज कर रहे हो उनको आपको या तो लोअर करना है या फिर उनको आपको रेज करना है, जैसी भी रिक्वायरमेंट आपको दिखाई दे रही है उसके बेस्ट फिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरीके से करना है आपको जिससे कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बना सको। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से प्रॉपरली मैच करोगे। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स in Salesforce performance evaluation. Okay, thank you.